नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। ऊर्जा के स्रोत, इसका हमारा आज लास्ट सेशन है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़े से प्रश्न और उत्तर इस चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं। तो इससे पहले वाले सेशन में भी हमने थोड़े प्रश्न और उत्तर देखे थे। इस सेशन में भी हम थोड़े से प्रश्न और उत्तर समझेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा कि ये महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो सीमाएं हैं वो क्या कौन सी है। तरंग ऊर्जा के व्यापारिक उपयोग के लिए तरंगों का अत्यंत प्रबल होना आवश्यक है। अगर तरंगे उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी तो हमारा जो एक उसको आगे यूज करने का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जब हमने करा था, ये जब सेशन लिया था, इसमें हमने बताया था कि कैसे वो एक जितनी हैवी होंगी तभी हमारा जो आगे टरबाइन मूव करने के लिए या किसी और कार्य के लिए जो हमें उनको यूज करना है तभी हम उनको यूज कर सकते हैं। ज्वार भाटे के समय जल के स्तर चढ़ने तथा गिराने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बांध के द्वार पर स्थित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। लेकिन क्या है, ये जो बांध होते हैं ये केवल कुछ ही क्षेत्र में सफल होते हैं, क्योंकि हर जगह नहीं है कि हम बांध बना सके। तो अगर हम देखें तो ये सारे क्या एक इंटर रिलेटेड है कि आपकी जो टाइड्स होनी चाहिए वो बहुत बड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये हमें इसका जो टाइड्स का हमने देखा था जब, तो ये देखा था कैसे ट्रैप करके हम उनका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जब हमारी आ जाती है तभी, जब ये सारी कंबाइन रूप में हमारे सामने आती हैं तभी हम इनका ठीक तरीके से अगर कहें तो, जैसे हम ये जो वर्ड यूज करते हैं अपना के व्यापारिक पर्पस से, मीन्स इंडस्ट्रियल यूज के पर्पस से, तभी हम इनका यूज या उपयोग में इनको ला सकते हैं। और एक और इसका पॉइंट है, ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है तथा ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। तो डैम बनाना, टर्बाइंस रखना, फिर उसका पूरा कैसे कनेक्शन होता है कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ स्टोर हो, तो ये सब एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसमें अगर देखें तो एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक और प्रश्न है आज का, भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूमिगत जल प्राप्त सॉरी भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। तो जो नीचे का जो हीट होती है वो जब एक ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आती है तभी वो जो ग्राउंड वाटर होता है, जो अंदर जल होता है, वो उसकी एक वाष्प बननी स्टार्ट होती है। जब ये भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका क्या होता है, प्रेशर, दाब वो बढ़ जाता है। और ये जो दाब होता है इसको हम पाइप्स के द्वारा बाहर निकालते हैं तथा इस भाप का उपयोग विद्युत संयंत्र की टर्बाइंस जो होती हैं उनको घुमाने के कार्य में आता है। तो ये भूतापीय ऊर्जा है कि कैसे जो भूमि के अंदर जो एक आपका जल है और जो उसके भूमि के अंदर ही जो एक हीट है, तो उस हीट के कारण जब जो जल है वो वाष्प रूप में बदल रहा है और वो जो वाष्प है जब वो अंदर ट्रैप हो जा रही है तो उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वो हम बाहर ले रहे हैं, वो हो गई भूतापीय ऊर्जा। और ये हम लोगों ने अपने सेशन में भी समझा था। एक और आज का प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। तो नाभिकीय मीन्स न्यूक्लियर, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। तो नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से जो हम बमबारी करते हैं और हल्के नाभिकों में उनको तोड़ दिया जाता है। और जब ये एक प्रोसेस होता है तो क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का अगर कहीं एक प्रोडक्शन होता है, वो एक ऊर्जा निकलती है। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से वो जो ऊर्जा निकलती है वो देखिए क्या, कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। इसलिए जो नाभिकीय विखंडन है वो काफी मात्रा में हमें ऊर्जा देता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर हम एक यूरेनियम प्लूटोनियम का एक नाभिकीय अगर हम ये वाला प्रोसेस करें तो कितने टन कोयला हम बचा सकते हैं।
और जब ये हमने नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड जो सेशन करा था उसमें यही बताया था कि कैसे जो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर ये जो हमारे सेंटर्स बन रहे हैं वो इसी पर्पस से बन रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है अब वो देखें तो एक सेचुरेशन पॉइंट पे है कि अगर हमने उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढा तो वो बहुत जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए ये नाभिकीय ऊर्जा की जो हमें करोड़ों वर्ष लग रहे हैं कि ये चीज बनने में, वो एक अगर हम बम्बार्डमेंट करके उसको जो एक हैवी मेटल है उनको छोटे छोटे उसमें तोड़ रहे हैं, तो इतनी हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो पा रही है जिसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? तो हाइड्रोजन क्या है, ये एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि ये क्या है, CO2 ये उत्पन्न नहीं करता है। और CO2 क्या है, ये बहुत अगर कहीं एक ऐसी गैस है जो जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। एक खाली CO2 नहीं, और भी बहुत सारी गैसेस है, लेकिन CO2 को भी हम एक प्रदूषणकारी गैस मानते हैं। तो इसलिए तो जब हम अगर ये जब हम हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये CO2 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये दहन करने पर क्या होता है, जल उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार अगर है तो हम अगर ये हमारा ये जो रॉकेट ईंधन के रूप में जो हाइड्रोजन का हमारा उपयोग है, ये एक टाइप से हमें किसी प्रदूषण से हमारे जो अगर कहें हमारे एनवायरमेंट को बचा रहा है। तो अगर हम कहें क्या ये सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्या इसका आप अंतर अगर इसका कुछ आंसर आप क्या सोचेंगे? चलिए इस ये आप भी थोड़ा सोचिए इसमें कि हम सीएनजी की तुलना में क्या मान सकते हैं? तो अगर है तो कहीं अगर हम एक स्टैंडर्ड तक देखें तो हाँ हम मान सकते हैं, क्योंकि जो सीएनजी है उसमें से भी कुछ गैसेस तो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन का है इससे कोई गैस नहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ रखा है कि इसमें आप भी अपना कुछ सर्च करके व्यू पॉइंट्स लिखें और फिर इसको सोचें कि जो मैंने अभी वर्बल बताया है वो कहाँ तक मैच डाउन होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग, कभी कभी थोड़े से आंसर्स को हमें भी अपने कुछ ऐसे अगर देखें तो कुछ आंसर्स ऐसे वाइड स्कोप के होते हैं कि आप जैसे अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं वैसे रख सकते हैं। तो एक और जो आज का प्रश्न है वो है ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या है, ऊर्जा की खपत को करने के उपाय लिखिए। तो ऊर्जा की मांग क्या है, अगर हम देख रहे क्या हमारा अगर प्रश्न को ध्यान दें, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण पर परिणाम क्या है, कि जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग बढ़ रही है तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऊर्जा की अगर हम कह रहे हैं मांग बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और ऊर्जा की किसी भी प्रकार को की हो उसका पर्यावरण पर कुछ ना कुछ एक प्रभाव पड़ता है। उद्योग, वाहन, दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब इनको अगर हम देखें तो फिर से ये अगर हम इसका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देख रहे हैं, ऊर्जा की खपत को करने के उपाय लिखिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का एक और जो क्वेश्चन है वो है ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या है, ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो हम जो ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या है, तो बढ़ती मांग का अगर हम देखें तो जो एक अगर कहें तो उसकी जो एक नीड बढ़ रही है वो क्यों हो रही है, वो क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पहले अगर 10 लोग गाड़ी चलाते थे, अब 100 लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो वो जो 90 हमारी जो एक्स्ट्रा गाड़ियां सड़क पर हैं उनका फ्यूल कहाँ से आएगा। ये एक बहुत बड़ा एक अगर एक सिंपल मैंने एग्जांपल दिया, ये एक आजकल का बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो ऊर्जा की मांग क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो ऊर्जा की मांग में भी अगर देखें वो एक वृद्धि हो रही है। और हम चाहे किसी प्रकार की ऊर्जा की बात करें,
उसका जो अगर हम देखें एनवायरनमेंट पर, हमारे पर्यावरण पर, उस पर कोई ना कोई एक इफेक्ट पड़ रहा है कि या तो हम जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उधर सोर्सेस पे ज्यादा हमारा एक अगर देखें हम वहां से ज्यादा ले रहे हैं, और जितना ज्यादा यूज हो रहा है तो पहले अगर एक से थोड़ी सी अगर एक पॉल्यूशन कॉज करने वाली गैस निकल रही है, तो जब बहुत ज्यादा संख्या में वो उतनी क्वांटिटी में अगर फ्यूल यूज हो रहा है तो उतनी उसकी जो पॉल्यूशन फैलाने वाली जो गैसेस है उनका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, ये बहुत एक ओपन एंडेड एक आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे आपके इस चैप्टर में कई क्वेश्चन है जिनमें जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो ही लिखना है, आपको और भी कुछ समझ में आ रहा है, कोई और पॉइंट है, वो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो जो हमें समझ में आया वो आपके सामने रख रहे हैं। जैसे उद्योग वाहन या हम कोई भी करें, उन कोई भी एक्टिविटी करें, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के परतों के नीचे समाप्त होने की कगार पर है। जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं हमने देखा तब वो अब 200-250 साल तक ही चल सकते हैं, फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो जैसा मैंने तब भी बोला था कि ये जो प्रेजेंट हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग है। आज से 10 साल बाद तो पॉपुलेशन इंक्रीज है, तो वो वाला तो और कम समय उस अगर देखें तो उसका ज्यादा यूज होके जितना हमारे सोर्सेस है वो और कम हो सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि लगभग 200 वर्ष के बाद यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं जिस कारण पर्यावरण पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो ये भी हमने पहले डिस्कस करा था कैसे जो डैम का कंस्ट्रक्शन है उससे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, जबकि डैम के कंस्ट्रक्शन से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ये सब तो हो रहा है, लेकिन कहीं हमें नुकसान भी हो रहा है। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कुछ उपकरणों को अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लीज यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे नहीं रह गया है मेरा लिखना। तो कुछ उपकरणों को अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, तो प्लीज नोट करिए यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज की यूज नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम एक रूम में बैठे हैं, एक रूम ऐसा है जहाँ पे कोई नहीं बैठा है तो वहां पे बिजली नहीं चला है। अगर हमारा कोई इतना ज्यादा आवश्यक काम नहीं है तो हम जबरदस्ती गाड़ी लेकर नहीं जाएं, अगर पैदल जा सकते हैं तो पैदल जाएं। अगर 4 लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं तो वो एक गाड़ी ले, यानी 4 लोग 4 अलग अलग व्हीकल में जाएं। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी आपको यही बताया कि या तो हम अपनी एक कार, क्या हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस ले, हम ट्रेन ले सकते हैं अपना के, हम कम से कम अपने जो पर्सनल व्हीकल है उनको कम यूज करें। ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के हमें हर जितने भी हमें और सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं उनका हमें जरूर यूज करना चाहिए। क्योंकि हम अगर आज हम किसी चीज को कंजर्व करेंगे, किसी चीज का संचय करेंगे, तभी हम आगे अपने समय में उसका यूज कर सकते हैं और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी उनका यूज कर सकती है। तो ये हमारे आंसर्स थे जिनको हमने देखा। तो आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे। तो देखेंगे कुछ तो बिल्कुल हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उस पे क्वेश्चंस थे, कुछ इतने ब्रॉड एंडेड क्वेश्चंस हमारे सामने थे कि उस पे जो हमारा समझ में आया कि मैंने अपने पॉइंट्स लिखे। अगर आपको और कुछ एक बहुत अच्छे मिल रहे आप वो भी लिख सकते हैं, और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पर्सनल आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई आंसर ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है या नहीं, आप लिख कर भेज सकते हैं, हम फिर आपको बताएंगे कि कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे, तो ये देखिए कि ये आप लोगों के क्यों लेसन में रखा गया, इसको भी सोचिए कि कैसे आप लोग भी रेस्पॉन्सिबल हैं कि किस टाइप से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हम संभाल के रखें, जैसे आगे आने वाले बहुत समय तक वो चल सके। तो हमारा चैप्टर भी आज ये एंड हो गया। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक इस चैप्टर को तैयार करिए। बाय।